India can neither intimidate nor coerce Pakistan. Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. Any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. Pakistan will not allow India to hold its 240 million people hostage to hydro-terrorism. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक और मैं हूं मोहम्मद उमैर। नाजरीन, बात करेंगे आगाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात ये भी पेश आई हैं कि पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को मुअत्तल किया गया, जिसमें 10 अरकान को जुर्माने भी किए गए और ये जो अरकान है 15 इजलासों में इनकी शमूलियत को मुअत्तल किया गया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हाफिज एहसान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और माहिर कानून हैं। रियासत अली आजाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। हाफिज साहब, आगाज आपसे करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में बज़ाहिर इजाफा होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हुई है, कौमी असम्बली में मुश्किलात का शिकार है और अब पंजाब असम्बली की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमैर, आपका शुक्रिया। मैं इसको दो मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ। एक, इसको मैं देखता हूँ इसका कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल एस्पेक्ट जो है, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो है मैं समझता हूँ कि बड़ा इनका एक ऐसा मैकेनिज्म इन्होंने बनाया डिसीजन मेकिंग का कि जिसके अंदर हर चीज़ जो है इनके आड़े आई है। अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के इसको स्टार्ट कर लें तो 2019 के अंदर इनका इलेक्शन ड्यू था एज ए पीटीआई का, लेकिन 2025 तक उसको ड्रैग किया गया और अभी तक भी जो है उसको मुकम्मल नहीं हुआ। और 2024 के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 5 साल तक जो है अपने इलेक्शन नहीं करवा सकती तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जो ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2022 के अंदर, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक प्रोसेस देख लें कि आर्टिकल 95 के अंदर क्लियर था और इन्होंने आर्टिकल 5 जो है उनको इन्वोक किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब उसे ओवरटर्न किया तो इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार नहीं है। फिर उसके बाद आप देखें कि कोई ज़रूरत नहीं थी कि केपीके प्रोविंशियल असम्बली या उसके बाद पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व करने की और चीफ मिनिस्टर्स को फोर्स किया गया। और दोनों चीज़ें जो है आपने देखा कि वक़्त ने साबित किया कि इनसाइड पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आया कि हमें ये फैसला नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद अगर इलेक्शंस के ऊपर बात की जाए तो जब सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबा काम किया तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए था कि जी आप 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाएं, बिल्कुल वहां पे नहीं जाया गया। और उसके बाद अगर पोस्ट इलेक्शन के अंदर चला जाए कि जब आपको पता है कि एज ए पीटीआई बैक कैंडिडेट आपको मिले हैं तो आपका डिसीजन क्या होना है। और आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 या उसके बाद सर्टेन सेक्शन इलेक्शन एक्ट है जिसकी पीटीआई सिग्नेटरी थी जब 2017 के अंदर बना था, तो उन्हें एक वाइज कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डिसीजन लेना था और उन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करवाया अपने सारे बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, जिन्होंने जो है कोई रिजर्व सीट्स नहीं दी, जिन्होंने जो है एज ए पार्टी के तौर पे जो है इलेक्शन कमीशन को बताया कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। और कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गुंजाइश नहीं थी कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंस ना हो या सूबाई असम्बलीज के अंदर आप उनको इंडिपेंडेंट ज्वाइंस करवाएं। और बहुत बड़ा ब्लेंडर आया और फिर उसी को जो है परसू करते करते जो है आप ये देखें कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक आया और एसआईसी को ही आगे करते रहे, कभी खुद को पार्टी नहीं बनाया, इंक्लूड नहीं किया। तो ये वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल सेटबैक इनको इनकी स्ट्रैटेजी से आया। दूसरा 26वीं आईनी तरमीम, आप देखें कि जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला आया तो उस वक्त ये था कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब इन्हें एसोसिएट्स किया तो इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो ना बनाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए। और उसका फिर आप देखें कि उसकी कॉम्पोजिशन भी आई, जुडिशल कमीशन भी आया। फिर जब वोट भी कास्ट नहीं किया तो अगर आप समझते थे कि आप ऑन बोर्ड नहीं थे या आपके अंदर प्रॉब्लम थी इन सारी चीजों के अंदर, आप इन्हें मानते नहीं थे, तो जब 24 को जो है नोटिफिकेशन आया है, 25 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एलिवेशन का प्रोसेस होना था, पीटीआई आपको वहां पे भी मौजूद मिलती है। उसके बाद जुडिशल कमीशन के अंदर भी जितनी मीटिंग्स हैं उनके अंदर मिलती है। और उसके बाद जब अदालत पूछती है कि जी आप ये बताएं कि आपका लोकस स्टैंडाई क्या है,
तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता। और फिर ये कहा जाता है कि अगर SIC का इस्तेहकाक नहीं है और आप ये कहते हैं कि दूसरों का भी नहीं है, तो फिर ये सीट जानी कहां पे जाएं? उधर जवाब होना चाहिए था कि जी अगर हमारा नहीं है, इनका नहीं है, SIC का, तो खाली रहनी चाहिए। वहां के ऊपर कहा गया कि हाउस को मुकम्मल होना चाहिए, और फिर ही विंडो शॉपिंग करके आप पेशावर हाई कोर्ट और सारे गए। तो मैं ये समझता ये हूं कि पॉलिटिकली भी जो है वो बहुत बड़ा सेटबैक आया है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी आया है, लीगली भी आया है, और वो जो सारे इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स थे इनकी स्ट्रैटेजी के अंदर, इनकी नेगोशिएशंस के अंदर, इन पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स के अंदर, वो सारे के सारे जो हैं वो अब उनका टर्न जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट करें, कहां पर कमजोरियां थी जिसका ये नुकसान उठाना पड़ा? देखें, मैंने आपको उमैर बताया कि अगर आप 2019 के अंदर आपका इलेक्शन ड्यू था और आप गवर्नमेंट के अंदर थे, तो आप 20 में करवा लेते, 21 में करवा लेते, 22 में करवा लेते। और जब आप एक ऐसी एजिटेशंस के अंदर चले गए जिसको आप एंटी जुडिशरी, एंटी पार्लियामेंट है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, और फिर आप ही का बनाया हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, तो किसी न किसी जगह तो चीजों को कंसोलिडेट करना चाहिए था। मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें जो हैं, जो 10-12 साल से अगर आप उसको एनालिसिस करें, तो PTI का जो एंग्री और एजिटेटिव मूड है टुवर्ड्स ऑल दिस, जिसका मैंने नाम लिया है, यही वो चीजें हैं जिनको रेक्टिफाई करने की जरूरत थी। और अभी भी आप देखें कि अभी भी सारी चीजें, आपने सारा लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी देखा है, ये चीजें आई हैं। किससे इस शख्स ने कहा है कि जी आपका ये वाइज डिसीजन था कि आप आर्टिकल 51 के होते हुए जाएं? अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक्सीड ऑफ अथॉरिटी किया या जुरिस्डिक्शन से ज्यादती की या कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया, तो फिर अगर रिव्यू के अंदर थे तो वहीं आप क्लेम कर देते कि नहीं जी ठीक है PTI, आप हम एप्लीकेशन देते हैं, आप हमें सुने और हम इसके अंदर पार्टी बनना चाहते हैं और हमें आप सीट्स दें। आप सीट्स मांगे भी ना, आप पार्टी भी नहीं बने, आप अपना फैसला भी ठीक ना करें, आप जिन लोगों के साथ चल के इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जाएं उनको भी बात के अंदर लेट डाउन करें, और आप फिर सारी चीजें जो हैं वो थोप दें जुडिशरी के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर या मीडिया के ऊपर, आप छोड़ दें कि जी हमारा नैरेटिव वो नहीं जा रहा। तो मेरा ये ख्याल ये है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी इनको अपने हाउस के अंदर ऑर्डर लाने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली और पॉलिटिकली। और जितनी देर तक ये तीनों चीजें कोहेरेंट स्ट्रैटेजी के अंदर नहीं जाएंगे, चूंकि पॉलिटिक्स जो है वो एक डायलॉग का नाम है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का नाम है, अपॉर्चुनिटीज का नाम है, टाइमली डिसीजंस लेने का नाम है। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को सोशल मीडिया के ऊपर या टीवी के ऊपर लाएंगे और आप इन सारी चीजों, अब देखें ना कि पंजाब का बजट पेश है, जो वहां पे हुआ है ये को मुनासिब है, या इनका एटीट्यूड आप ये देख लें एज ए PTI पॉलिटिकल पार्टी, जब गवर्नमेंट के अंदर भी थे तो असेंबलीज के अंदर कभी असेंबली के लोग, गवर्नमेंट के लोग भी कभी ऑपोजिशन के ऊपर इस तरह हुटिंग एहतजाज करते हैं। कभी इस तरह हुआ है कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए और आप आर्टिकल 5 की बुनियाद पर उसे कहें कि जी ये आइन की और इसके अंदर जो है स्टेट लॉयल्टी के खिलाफ है, और आप अपनी उस पार को वापस लेके आए कि जी प्राइम मिनिस्टर असेंबली तोड़ सकता है, फिर आप खुद ही जो है असेंबली भी तोड़ें, प्राइम मिनिस्टर भी बने, फिर उसके बाद आप सारी चीजें करें। तो मैं ये समझता ये हूं कि जो ये चीजें आ रही हैं इन्हें किसी न किसी जगह इनको कंसीडर करना चाहिए। अगर ये कंसीडर नहीं करेंगे, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होने के बावजूद, उमैर आप देखें कि 93 के करीब इनके मेंबर्स हैं, KPK के गवर्नमेंट इनके पास है, पंजाब की मेजॉरिटी चीज है, और एक स्ट्रेटेजी ना होने की वजह से 77 सीट से चले गए हैं, मेंबर्स इनके सस्पेंड हो रहे हैं। KPK के गवर्नमेंट जो है उसकी आप अब एक क्वेश्चन मार्क आ गया है कि जी ठीक है हाफिज साहब, पॉइंट आ गया। स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे आप, रियासत साहब की राय भी इसी हवाले से जान लेते हैं। रियासत साहब, आप क्या समझते हैं, क्या कमजोर स्ट्रेटेजी थी, और अगर कमजोर थी तो कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमैर भाई, मैं इसको एक और पैराए से लेता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब ये इलेक्शन हुए तो किस सिचुएशन में ये इलेक्शन हुए। उस वक्त जब पॉलिटिकली अगर आप ये PTI पार्टी के जितने कैंडिडेट्स थे, जब वो सर्टिफिकेट देते थे तो उनके पेपर भी एक्सेप्ट नहीं होते थे। वो सिचुएशन ऐसी थी, और प्रेजेंटली जैसे वो इलेक्शन हुए वो सारी सिचुएशन सबके सामने। वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ये गए और फिर उन्होंने RO के पास भी गए, उन्होंने अपीलें भी की, बहरहाल एक लंबी दास्तान है। अल्टीमेटली इलेक्शन हो गए, इलेक्शन में वो मेजॉरिटी में आए, उन्होंने सीटें जीती। लेकिन जो आर्टिकल 51 है उसका जो 51D है, उसका प्रोवाइजो है, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट आज़ाद जीत के आएगा वो विद इन 3 डेज उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। उसमें कहीं नहीं लिखा कि पार्लिमानी पार्टी उसने इलेक्शन लड़ा, उसने सीटें जीती हों, उसमें ये जिक्र नहीं है। बहरहाल उन्होंने आके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया।
फिर अल्टीमेटली वो इलेक्शन कमीशन का फैसला, फिर हाई कोर्ट का फैसला, पेशावर हाई कोर्ट का, वो दोनों उनके खिलाफ आ जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने होल्ड करते हुए वाइड एन इशू डिक्लेयर कर दिया उन दोनों डिसीजन को, और पीटीआई को उन्होंने एंटी स्टेटस को उन्होंने कहा। बाद में भी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत भी की कि पीटीआई पार्टी थी है, तो वो उस स्टेटस पे चले गए जो इलेक्शन से पहले था, जहां पे वो अपने सर्टिफिकेट्स दे रहे थे। अब ये सवाल कि जी सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो सीटें नहीं दी जा सकती, भाई जब वो दोनों फैसले ही सेट असाइड हो गए तो उसके बाद तो फिर पीटीआई अपने मार्ज वजूद में आ गई। इस मुल्क के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक वो जब अदलिया ने उनसे सिंबल छीन लिया तो उनकी सीटें चली गई। अब ये दूसरा है कि ये जो अभी फैसला मखसूस नशिस्तों का आया है, इस पे अदालत ने फैसला देके जो मखसूस नशिस्तें थी वो छीन ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कंप्लीट जस्टिस है ना, लॉ फेवर द एडजुडिकेशन ऑन मेरिट रादर देन द टेक्निकलिटीज। अब सुप्रीम कोर्ट ने 187 के तहत 12 जुलाई 2024 का फैसला देखें तो उसमें पीटीआई को सीटें मिली थी, तब फैसला ठीक था, अब एतराज आया, ऐसा क्यों? देखें फैसला को तो 12 जुलाई का मेजॉरिटी व्यू था, वो अब जैसे आज रिव्यू में, ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि रिव्यू में एक मेन जजमेंट को आपने उठा के बाहर फेंक दिया है। जो रिव्यू है उसका तो स्कोप ही उमैर बहुत लिमिटेड होता है, जहां पे अपील होती है वहां पे फैक्ट्स भी लॉ पॉइंट दोनों जो है एजिटेट होते हैं और उसको असेल करते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो डिसाइड कर सकती है। लेकिन ये तो जुडिशियल हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपने रिव्यू में, और उसमें भी वो जजेस जो 26वीं तरमीम में भी 5 जजेस हैं वो उसमें बैठे हैं। रिव्यू तो इस 26वीं तरमीम से पहले फाइल होना चाहिए था और डिसाइड होना चाहिए था, और वही जजेस जो उस वक्त मौजूद थे उन्हें ही सुनना चाहिए था। ऑथर ऑफ द जजमेंट वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है लेकिन वो उस बेंच में शामिल नहीं है। तो ये सारी चीजें 26वीं तरमीम का नतीजा है कि आज जिसके ऊपर हमने चूंकि 26वीं तरमीम को बतौर सदर मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमने पिटीशन फाइल की थी, वो आज भी पेंडिंग है, वो आज तक फिक्स ही नहीं हुई। तो 26वीं तरमीम का ये फायदा हुकूमत को हुआ कि वो जो बेंच है वो भी एग्जेक्टिव बनाती है जिसमें मेजॉरिटी एग्जेक्टिव की, वो बेंच भी वो बनाती है जिसमें उनके केस सुने जा रहे हैं। तो हमने तो उनकी कंपिटेंस को जजेस की चैलेंज कर रखा था, अभी वो फिक्स नहीं हुआ। पहले ये चाहिए था कि फुल कोर्ट बुलाया जाता, चूंकि आर्टिकल 191 के अंदर किसी जगह पे बार नहीं था, चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुला सकते थे और 26वीं तरमीम को पहले डिसाइड करते। अब देखें, नो वन बी अ जज फॉर हिज ओन काज, ये जजेस जो 5 इस बेंच में शामिल हुए हैं ये तो उसके बेनिफिशियरी हैं, क्रिएशन है, तो वो इस रिव्यू को सुन ही नहीं सकते थे। फिर रिव्यू के अंदर यह था उमैर कि टिपिकली ग्राफिकली मैकेनिकली कोई मिस्टेक ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। रिव्यू का मतलब ही ये कि रिव्यू, यानी मैंने पहले फैसला किया, अब दोबारा को बंदा मुझे कहता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये इलीगैलिटी इर्रेगुलरिटी रहेगी, इसको दोबारा देखिए, इसको नजरसानी कहते हैं। ये नहीं है कि नजरसानी में आप फैसला ही बदल दें, और वो लोग जो पहले फैसले में शामिल ही नहीं थे इसमें रिव्यू में बैठ कर उन्होंने इस फैसले को उड़ा के रख दिया। तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, चूंकि लॉ जैसे मैंने शुरू में कहा कि जैसे हम हाई कोर्ट में जाते हैं ना, तो हाई कोर्ट में 199 की अगर रिट हम आर्टिकल के तहत जाते हैं तो साथ 151 सीपीसी भी लिखते हैं कि इनहेरिट पावर, और अगर हम फौजदारी केस में रिट में जाते हैं आर्टिकल 199 के तहत रेड विद सेक्शन 561 ACRPC इनहेरिट पावर, यानी अब्यूज ऑफ प्रोसेस, टेक्निकलिटीज को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं कंसीडर कर सकती अगर वो ये समझती है कि फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोई टेक्निकलिटी आ रही है तो उसको वो मद्दे नजर या मलूजे खातर ना रखते हुए एक सब्सटेंशियल जस्टिस कर सकती है। और मैं समझता हूं कि रिव्यू के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है ये जस्टिस मुनीर और वो जो नसीम हसन शाह और उसके बाद ये जो फैसला है ये तारीख का हिस्सा रह गया और तारीख इसको अच्छे लफ्जों से याद नहीं रखेगी। सही, लेकिन इस फैसले के नुकसानात हुए हैं, पीटीआई मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। अब आने वाले वक्तों में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा और क्या ऑप्शन बचती हैं पीटीआई के पास, इस हवाले से राय लेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा और अब उनके पास ऑप्शंस क्या बचती हैं। राय ले लेते हैं हाफिज एहसान खोखर साहब की। हाफिज साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह पीटीआई का इल्ज़ाम भी है कि 26वीं तरमीम की ही इसीलिए गई थी ताकि ये नताइज निकल सकें? देखें उमैर, मैं क्विकली आऊँगा चूँकि 2-4 बड़े पॉइंट्स जो हैं उनको क्लैरिफाई। एक, अगर ये है कि पॉलिटिकल पार्टी ही 51 लिखा हुआ है तो SIC तो पॉलिटिकल पार्टी है ना जी। तो अगर वो पॉलिटिकल पार्टी है तो सुप्रीम कोर्ट का जो पहला 12 जुलाई का फैसला था, 13 के 13 मेंबर्स जो बेंच का था उन्होंने SIC को रिजेक्ट किया जी। तो मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी का असेंबली के अंदर रहना जरूरी है। दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि रिव्यू के अंदर दोनों चीजें जाती हैं, आपकी अपरेंट फेस ऑफ रिकॉर्ड भी जाता है कि गलती सामने, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन भी जाती है। उमैर, हुआ यह है कि 94 से जो पाकिस्तान के अंदर जुडिशल एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता जुडिशल ओवररीच से होता हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच की तरफ गया और अल्टीमेटली वो कॉन्स्टिट्यूशनल रीराइट की तरफ गया। जब ये सारी चीजें आएंगी तो अगर सुप्रीम कोर्ट के वही जजेस जो हैं, जो उन्हीं के ब्रदर जजेस हैं और उन्हीं के जो इफ्तिखार चौधरी साहब के अपॉइंटमेंट के बाद ही वो सारे जजेस बैठे हैं, कोई एक जज PTI ने, मुस्लिम लीग ने या पीपल्स पार्टी ने नहीं लगाया, तो अगर उन्होंने पिछले साल 1.5-2 साल के अंदर अपने आप को रेक्टिफाई किया, मैं चंद आपको एग्जांपल देता हूं कि जिस तरह का आज रिव्यू कभी होता ही नहीं है। आर्टिकल 62(1)(f) का भी रिव्यू आया, आर्टिकल 63A का भी रिव्यू आया, एक्सेप्ट हुआ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का भी मामला रिवर्स किया गया, उसके बाद आपका नैब अमेंडमेंट्स को भी रिवर्स किया गया, आपके मिलिट्री कोर्ट्स जो थे उनको भी रिवर्स किया गया। उसके बाद जो अगली जो इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके अंदर ये सारी चीजें चली थी कि जो आपके सामने आया कि कौन सी अथॉरिटी या लॉ या कानून की बैकिंग थी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर कंट्रोवर्सी तो ये थी कि SIC एंटाइटल है या नहीं है, और PTI लास्ट स्टेज तक कहती रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल जस्टिस के नाम के ऊपर या उसके बाद इलेक्टोरल जस्टिस के नाम के ऊपर कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो कहीं पॉलिटिकल जस्टिस या इलेक्टोरल जस्टिस नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेक्टिफाई कर लिया उन चीजों के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि एक मुनासिब फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। दूसरा जो आपने कहा 26वीं आईनी तरमीम, अगर 26वीं आईनी तरमीम इतनी बुरी थी तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इंगेज होने की जरूरत नहीं थी, असेंबली के अंदर बायकॉट की बजाय उसके खिलाफ वोट देने की जरूरत थी। उसके बाद जितने भी उसके कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट्स आए हैं या इवेंट्स आए हैं, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर जो है या जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन के अंदर अपने नाम देने की जरूरत नहीं थी। तो मैं ये समझता हूं कि PTI जो है वो अपने आप को पॉलिटिकल डायकॉटमी या कॉन्स्टिट्यूशनल डायकॉटमी से निकाले। अब उसका डैमेज क्या हुआ? डैमेज ये हुआ उसके अंदर कि रिजर्व सीट्स भी आपसे निकल गई, गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी भी आ गई कि जिसके अंदर अब वो जो भी अमेंडमेंट कर सकते हैं आर्टिकल 238 के नीचे रहते हुए, सुप्रीम कोर्ट की वैलिडेशन भी आ गई कि ये सारी सीट्स ठीक है। और अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं ये है कि जिस पिच की बुनियाद के ऊपर इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की इस सारे प्रोसेस में हिस्सा लिया था, वो चीफ जस्टिस फाइज ईसा को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बनाना नहीं था। और यही वो प्रॉब्लम आया कि जब आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर गए तो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी भी आए जो नहीं आनी चाहिए, जजेस की अपॉइंटमेंट कमीशन इनके अंदर बेंचेस के अंदर गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल नहीं आना चाहिए। उसके बाद अगला केस फिक्सेशन के अंदर इस तरह की जो है वो नहीं आनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर विद इन सुप्रीम कोर्ट नहीं बननी चाहिए। ये सारी चीजें उमैर उस वक्त भी मैंने कहा था और मैंने आर्टिकल्स भी लिखे और मैंने ये कहा कि अगर COD के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हैं बशमूल PTI के, पीपल्स पार्टी के, मौलाना साहब के और PMLN के, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। अभी भी इसका सोल्यूशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएं, जजेस को इंटरनल रिफ्ट से बनाएं, एक दूसरे के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहे हैं और अपनी जो पॉलिटिकल इनएफिशिएंसी है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंदर डिसीजन मेकिंग के फॉल्ट्स हैं उनको पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर या पाकिस्तान के जजेस के ऊपर डालें। अपने हाउस को ऑर्डर के अंदर करेंगे तो चीजें बेहतर जाएंगी। सही। तो आप किस तरह से देखते हैं रियासत साहब, क्या मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और आईनी और कानूनी ऑप्शंस क्या बचती हैं इस सारी सूरत हाल में? देखें, दो बातें। सबसे पहले तो मुझे हाफिज साहब से ये पूछना है कि अगर PTI को सीटें नहीं मिल सकती ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑल दीज टेक्निकलिटीज, तो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल, किस प्रोविजन या इलेक्शन के किस लॉ के तहत उनको सीटें दी जा सकती हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो है ही इम्पॉसिबल कि भाई जिसने इम्तहान दिया
उसने चाहे 50 नंबर लिए, 33 लिए, उसको उतने नंबर तो दो, लेकिन जिसने इम्तहान ही नहीं दिया उसको आप डिग्री कैसे दे सकते हैं? ये मेरा मोबाइल है, इसके साथ चार्जर मेरा राइट है, लेकिन मोबाइल मेरे पास है, मैं एक सेकंड, और ये जो चार्जर है ये मुझे ना दिया जाए, ये चार्जर हाफिज साहब को दे दिया जाए, ये कैसे हो सकता है? दूसरी बात, आपने ऑप्शन की बात की, रिव्यू चूंकि अलाउ हो गया और उसमें जजमेंट सेट साइड होगी, अब रिव्यू के अगेंस्ट रिव्यू लाए नहीं करता। तो अब दूसरी बात जो आपने कहा कि जी अगली एक कॉन्स्टिट्यूशन कोड, मैं समझता हूं कि जो को चाइनी बेंच में हुकूमत चाहती थी, जो रिजल्ट्स लेना चाहती थी 26वीं तरमीम से, जो आइन का हुलिया बिगाड़ना था वो बिगड़ गया, भुट्टो का आइन उसमें से गायब हो गया। अब मैं कहता हूं कि आईनी बेंच के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तो बिल्कुल कतई तौर पे जरूरत नहीं है। जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स थे वो गवर्नमेंट को मिल गए, पीटीआई को बिल्कुल उन तमाम सीटों से भी महरूम कर दिया गया, जितने केसेस थे पॉलिटिकली वो उनकी फेवर में डिसाइड हो गए। वो आर्मी जो एक्ट को जो चैलेंज किया गया था उसका 51(2)D को किया गया था, वो रिव्यू भी हो गया। तो जितने उनको रिजल्ट्स रिक्वायर्ड थे वो तो हो गया। अब तो इस वक्त मौजूदा सूरत में पीटीआई जो है उसके पास सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है वो कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। पहले था कि जी अगर अपील होती तो अपील इसमें रिव्यू के अगेंस्ट होती नहीं, तो रिव्यू के अगेंस्ट रिव्यू भी नहीं हो सकता, तो इसलिए पीटीआई के पास अब कोई ऑप्शन लीगल रेमेडी सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल नहीं है। मैं एक वन लाइन इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा, और वो वन लाइन इसके अंदर ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को सेंसिबल बिहेव करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी आ गई है तो उसको सेंसिबल इस्तेमाल करें, और 26वीं आईनी तरमीम से जो आम आदमी को फायदा नहीं हुआ उसके केसेस तो आज भी लटके हुए हैं, उसके केसेस सुने नहीं जा रहे, क्रिमिनल जस्टिस डिले है। इस सारे सिस्टम की सर्जरी करें, मिल बैठ के जो है इस मुल्क के निजाम को सियासी मसाइल का और वो ये है कि इसके दो हिस्से करें, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह हाफिज साहब, और पाकिस्तान है तो सियासत है, इसलिए तमाम सियासतदानों को एक मेज़ पर आना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिल बैठकर मसाइल का हल निकालना चाहिए। हाफिज एहसान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे और रियासत अली आज़ाद हमारे साथ मौजूद थे। तमाम तर सूरत हाल पर उन्होंने अपनी राय दी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले एक और अहम इशू, पाकिस्तान का सालिसी अदालत के ज़िमनी फैसला जो कि सिंध तास मुआहिदे के हवाले से आया है उसका खैर मकदम किया गया है, लेकिन भारत दूसरी जानिब अपनी हट धर्मी बरकरार रखे हुए है। फैसला मानने से तो क्या, इस अदालत को मानने से ही इनकारी है। इस हवाले से राय लेंगे अपने मेहमानों से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के हवाले से बात करें और सिंध तास मुआहिदे के हवाले से बात करें तो आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है और इस फैसले को पाकिस्तान भर में सराहा तो जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब भारत इस फैसले को लेकर मानने को तैयार नहीं है। इस फैसले को तो क्या, भारत इस अदालत को मानने को तैयार नहीं है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वकार शिराजी साहब जो कि माहिर आबी अमूर हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, आगाज आपसे करूंगा, आप किस तरह से देखते हैं, एक तो पाकिस्तान के मौकिफ की तायद की गई है आलमी सतह पर, और दूसरी जानिब भारत की सुबकी, भारत अभी भी इनकारी है इस फैसले को मानने पर। आई थिंक एटीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो स्टेट्स हैं 21st सेंचुरी का थर्ड डेकेड है, और अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम को नहीं मानते, इंटरनेशनल लॉ को, तो फिर ऐसे ही होगा। आई थिंक ये आरएसएस समझती है कि दे आर सेल्फ एंटाइटल्ड, और भारत में बहुत ज्यादा आई थिंक एक व्यू है कि दे आर सेल्फ एंटाइटल्ड टू डू एनीथिंग, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं, और अपने आप को ऑलमोस्ट इजराइल के पैलेस समझते हैं। और वो समझते हैं कि इस तरीके से इजराइल ने ट्रीट किया है अपने नेबर्स को, इसमें फलस्तीनी है या लेबनान है या अभी ईरान के साथ कोशिश की जिसमें मुंह की खानी पड़ी। तो आई थिंक इस पे अगर देखा जाए तो जो इंडस वाटर ट्रीटी को हेड एंड बेस किया है इन्होंने, दिस वाज आफ्टर पहलगाम अटैक, विदिन 24 आवर्स कर दिया। तो इसका मतलब इट्स वेरी क्लियर कि ये सारा प्री कंसीव था। That also gives, I think, a weightage के पहलगाम अटैक was a false flag। और अभी आई थिंक जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, अगर उसने भी साउंड किया, बिकॉज आई थिंक वहाँ पे कम से कम आपका न्यूट्रल जूरिस्ट बैठे हुए एक्सपर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल लॉ को भी समझते हैं। बिकॉज इस तरीके से अगर ट्रीटीज वायलेट होना शुरू हो जाए फिर तो देखें जंगल का कानून है, और उसमें बल्कि भारत के लिए एक वार्निंग भी है कि दे वांट कि ये ट्रीटी खत्म हो तो फिर शिमला मद इज ऑल्सो गॉन, तो सारे छह दरिया जो है वो ओपन हो जाएंगे, एंड वी आर बैक टू 1947-48।
तो फिर तो बेसिकली वॉर लाइक सिचुएशन में है। भारत की एक एफर्ट रही है कि दे वांट टू कीप पाकिस्तान इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर या ऑस्टेरिटी। अभी भी आप देखें ब्रिगेडियर साहब, आप समझते क्या है भारत को? जिस तरह पाकिस्तान ने सरहदी सतह पर शिकस्त तो दी, लेकिन आलमी सतह पर भी अपने मौकिफ पर पाकिस्तान कायम रहा और अपना मौकिफ भरपूर अंदाज में पेश किया। भारत की हट दर्मी बरकरार क्यों है? तो वही है, सेल्फ एंटाइटलमेंट है एक, आई थिंक एक जोब है कि जी हम बहुत बड़ी पावर है। डिस्पाइट के भी देखिए एससीओ में भी जब अभी रिसेंट डिफेंस मिनिस्टर्स का सिक्योरिटी एडवाइजर का इजलास था, वहां पे भी सुस्ती हुई, बिकॉज अल्टीमेटली जो नेशनल कम्युनिटी है, जो ग्रुपिंग्स हैं, लाइक एससीओ इज अ वेरी आई वुड से ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलमोस्ट 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो वहां पे भी इन्होंने आई थिंक अपनी दिखाई सेल्फ एंटाइटलमेंट, लेकिन आपने देखा कि वहां पे भी इनको छुट्टी हुई और बेसिकली दे वर ऑलमोस्ट आउटकास्ट। और अभी कॉज आ रही है कि अगर इस तरीके से इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करते तो इट्स अ बैड एप्पल, इसको निकाला जाए। तो मेरे ख्याल में भारत का अपना इसमें नुकसान है। बाकी इफ दे थिंक यदि दे कैन यूनिलैटरली डू इट, तो आई थिंक इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, दे आर वेरी क्लियर कि, और इवन बिलावल भुट्टो ने कहा कि फिर भी एन एक्ट ऑफ वॉर, व्हाई नॉट? जब आपके सर्वाइवल का मसला हो, आपकी जनरेशन के सर्वाइवल का मसला, तो कौमें फिर लड़ती हैं। इफ दे वांट वॉर, दे हैव सीन इट अभी मई में ही, अगर एक परपेचुअल वॉर लड़नी है, बड़ी लड़ाई, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 8 घंटे की लड़ाई लड़नी है, 8 दिनों की या 800 साल की, यू आर वेलकम। 800 साल पहले भी मुसलमानों ने यहाँ पे रूल किया है, तो पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड लीगल तरीके से भी, उसके अलावा पॉलिटिकल है, उसके अलावा जो है मिलिटरली और इंशाल्लाह ताला इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ेंगे। तो भारत कैन ट्राई इट। मेरे ख्याल में इसको आगे भी छुट्टी खानी पड़ेगी, कंटिन्यूस की गारंटी है वर्ल्ड बैंक की और इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है कि आप इस तरीके, और जिस तरह इसराइल ने भी ये कोशिश की, आपने देखा कि अल्टीमेटली फिर क्या हुआ है। इस वक्त आई वुड से कि 90% से ज्यादा जो है ग्लोबल पॉपुलेशन का सर्वे करें, दे आर अगेंस्ट इट। तो आप ये सेल्फ एंटाइटलमेंट अपने पास रख सकते हैं, आप सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक जो अवामी आप कह रहे जो आलमी ज़मीर है, इज नॉट रिलेटेड टू स्टेट्स, बट आलमी ज़मीर जो ओवरऑल दुनिया का ज़मीर है वो जागता है, पीपल रिकग्नाइज के क्या गलत है क्या ठीक है। तो मेरे ख्याल में भारत को इसमें भी नाकामी होगी। हाँ, ये कि पाकिस्तान शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, बिकॉज ये आपको टीज के मेरे ख्याल में एक सॉरी टू से कमीना आप से नेबर है जो अपनी कम्युनिटी पे उतर आया। सही। वकार शराजी साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्या भारत वाकई इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो पानी को कंट्रोल कर पाएगा? बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि ये पानी को कंट्रोल करने का मामला है ही नहीं। बुनियादी तौर पर इस वक्त भारत में जो हुक्मरान तबका है और उनके जो आसपास मुशीर हैं वज़ीर आज़म के आसपास, ये सब उन्हीं की राय है कि वो चाहते हैं कि खित्ते में उनका एक इमेज एक मकामी बदमाश के तौर पे या बड़े भाई की सूरत में साबित हो, और वो ये चाहते हैं कि वो इस रीजन को लीड करें। इस हवाले से उन्होंने अपने एक पड़ोसी का मिलिट्री मसल भी चेक करने की कोशिश की मई के महीने में, और वो बुरी तरीके से नाकाम हुए। तो दूसरा इसकी जो अहम वजह है वो ये है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देने में मुख्तलिफ रियासतों में खासी हद तक नाकाम रही है, और अगले इलेक्शन के लिए वो चाहते हैं कि अवामी तवज्जो को अंदरूनी मसाइल से हटाकर बैरूनी मसाइल की तरफ मुंतकिल किया जाए, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि एक तरफ तो वो पाकिस्तान के साथ बिला वजह एक जंग की हालत में जाने को तरजीह देते हैं, दूसरी तरफ एक जानिब पाकिस्तान उनका हमसाया है उसके साथ सिंध तास मुआहदे की मअतली की बात करते हैं, जबकि बांग्लादेश के साथ गंगा रिवर के हवाले से जो उनका मुआहदा है वो उसकी मअतली की भी बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि आसपास के दोनों हमसायों को वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपके वो दरिया जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क से गुजर कर आप तक जाते हैं, हम उनके पानियों पर अपना कंट्रोल बढ़ाएंगे और उसको एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आपको प्लान करने और इरिगेशन करने और उसके मुताबिक फूड सिक्योरिटी हासिल करने में रुकावट बनेंगे। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आप अपने हमसाये को वसाइल की बुनियाद पर एक वल्नरेबल पोजीशन पर ले जाएं, कमज़ोर पोजीशन पर ले जाएं और उसके साथ अपने मन मर्जी के मुज़ाकरात करें। इसी के सिलसिले की एक कड़ी थी कि जब भारत ने पाकिस्तान के साथ एक बिला इश्तियाल जंग छेड़ी और उसमें उनको मुंह की खाना पड़ी, और बऐन ही यही सूरत हाल हमें इस ट्रीटी के हवाले से दिखाई दे रही है, जहाँ के आर्बिट्रेशन कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि भारत यूनिलैटरली इस मुआहदे से बाहर नहीं निकल सकता।
ये बात पहले भी बहुत वाज़ेह थी, क्योंकि इस माहदे की किसी भी शिक में ये इजाज़त नहीं है कि कोई भी फरीक इस माहदे से यूनिलैटरली बाहर जा सके। सही। तो वकार शिराजी साहब, क्या सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली पाक भारत जंग का पेश खैमा बन सकती है? देखिए, ये एक बहुत पेचीदा और एक अहम सवाल है। आप जानते हैं कि ये बाहिमी मुआहिदा दो मुल्कों के दरमियान था और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्बिट्रेशन की जो एक गुंजाइश थी, वहाँ से भी एक रूलिंग आ गई। और हम सब ये जानते हैं कि मुआहिदों पर या एथिक्स जो है वो अमल करवाती हैं या ताकत का तवाज़ुन अमल करवाता है। तो ये बात तो हम सब पर वाज़ेह है कि बदकिस्मती से जो हमें हमसाया मिला, जिसको बदला भी नहीं जा सकता, वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को नहीं समझता। यानी आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में ये तस्लीम किया गया है, दुनिया के तमाम मुआहिदों में, चाहे वो 1932 का सूडान और मिस्र का दरिया नील का मुआहिदा हो या वो बरतानिया के अंदरूनी दरियाओं के मुआहिदे हों, तो दरियाओं के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का पानी पर हक तस्लीम किया गया है। यानी दरियाओं के निचले टेल एंड्स की तरफ पानी को रोकना दुनिया के किसी भी आइन के तहत, किसी भी कानून के तहत और किसी भी मुआहिदे के तहत वो जायज़ तस्वुर नहीं किया गया। मगर उसके बावजूद कि हम अपने 6 दरियाओं में से 3 दरिया भारत के हक में सरेंडर कर चुके हैं, उनकी वसाइल को हड़पने की प्यास ख़त्म नहीं हो रही और यही प्यास है जो उनसे इस तरह की हरकतें करवा रही है। तो अब बुनियादी तौर पर अगर आप ये देखिए कि बायलैटरल ट्रीटीज़ दुनिया में जहाँ भी होती हैं, जनेवा कन्वेंशन भी ये कहता है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी ये कहती हैं कि बायलैटरल ट्रीटीज़ यानी बाहिमी मुआहिदों पर अमल दरामद करने के दोनों ममालिक जो उस मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे वो पाबंद होंगे। मगर भारत न सिर्फ ये कि इस मुआहिदे से भागना चाह रहा है, बल्कि वो बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ हो या आर्बिट्रेशन कोर्ट हो, उसके फैसलों पर भी अमल दरामद करने से रूगर्दानी कर रहा है। बिल्कुल, भारत जो है वो इन फैसलों पर अमल दरामद करने से रूगर्दानी कर रहा है। पॉइंट आ गया आपका। ब्रिगेडियर साहब, आपके लिए सवाल छोड़े जाता हूं कि भारत के लिए कितना ज़रूरी है इन फैसलों पर अमल दरामद करना। जिस तरह से पाकिस्तान को सरहदी सतह पर कामयाबी का सामना हुआ, उसी तरह पाकिस्तान ने सफारती सतह पर भी अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। तो क्या अब भारत को अपनी हट दर्मी से हट जाना चाहिए? राय लेंगे इस हवाले से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कि भारत तो जो है उसके लिए सुबकी हुई है, जिस तरह सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है। ब्रिगेडियर साहब, कितना ज़रूरी है अब भारत के लिए इन इक़दामात पर अमल करना, क्योंकि सालिसी अदालत ने भी ये वाज़ेह किया है कि कोई भी फरीक यकतरफा तौर पर एक तो ये मुआहिदा जो है इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। आई थिंक देखा जाए जो पैटर्न है, या आप एग्जैक्टली कह रहे हैं, जब से मोदी आया और आरएसएस की गवर्नमेंट आई है 2014 से, इट्स ऑलमोस्ट 11 ईयर नाउ। तो आई थिंक इस पे डॉक्टर कमर चीमा ने पहले बात की है कि वी शुड एक्चुअली सी कि क्या पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हुए हैं या कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ। एंड नाउ एक्चुअली वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। अगर ऑपरेशन सिंदूर हॉटेड है तो फिर आप हालत जंग में है। तो एक तो इनसे आई थिंक कोई बईद नहीं है, कोई आई डोंट थिंक सो कि खबर तो अच्छी जो है या खैर की खबर है भारत की तरफ से। बिकॉज आज मैं देख रहा था डिबेट में यहाँ तक जैसे हैं कि स्पोर्ट्स में बायकॉट करें, तो ये कर दें, वो कर दें, इवन दे आर ट्राइंग टू डिग्रेड हमारे जो ब्रदर ममालिक हैं। लेकिन इसमें आई थिंक देखा था इवन साउथ एशिया में इनकी बड़ी एफर्ट है कि डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करें। जिस भी जिक्र हुआ बांग्लादेश का तीसरा का इनका वायदा है। उसके अलावा जो है नेपाल के साथ है, कुछ ही टाइम जो नेपाल में बना हुआ बिजली और भारत लेता है बीइंग अपर पे। दूसरा जो है जो ये आर्गुमेंट है कि जी इनका इलाका है, इसमें देखा जाए बेसिकली अभी तो कश्मीर का मसला हाल नहीं, तो इट रिमेन्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, दैट्स व्हाई ये ट्रीटी साइन की गई थी। उसके फैसले तक फिर डिसीजन होगा। तो अभी देखा जाए तो एससीओ में भी जिस तरीके से हकीमत खाना पड़ी, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप देख रहे हैं जो जनसाई हुई थी, तो जो डिप्लोमेटिक स्पेस थी वो काफी आई थिंक स्क्वीज हुई, स्पेशली 10 मई के बाद जब पाकिस्तान एज अ कॉन्फिडेंट पीयर आई वुड से अलग से नेट प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी बन के सामने आया है। दुनिया ने रियलाइज किया है जिस तरीके से पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक कंडक्ट था या वॉर का कंडक्ट था, तो आई थिंक दे कैन ट्राई इट। अदरवाइज अभी भारत के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है रीजन में, नोबडी वांट्स टू टॉक टू देम, चाहे नेपाल हो चाहे बांग्लादेश, और इंटरनली भी आई थिंक प्रेशर बढ़ेगा। अभी आपने देखा कि ऑल्दो साइड पे चली डिबेट के भी दोबारा जो है
जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके लॉसेस पे बात हुई, एक डिफेंस स्पेशल ने जिक्र किया, तो अभी अपोजिशन को कॉर्नर कर रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान शुड बी रेडी इन ऑल डोमेन, क्योंकि एक पूरी हाइब्रिड वॉर है, जो 5 बड़ी डोमेन है। एक में एक लॉ फेयर है, लीगल है, इंटरनेशनली आपने लड़ना है, मिलिट्री है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, साइको सोशल, इंफॉर्मेशनल है। आवाम को भी अवेयर करने की जरूरत है। इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान इसी तरह हमेशा सलामत भी रहे, हमारी दुआ भी है। और पाकिस्तान जिस तरह से सफारती सतह पर और सरहदी सतह पर कामयाबियां समेटे हुए है। वकार शिराजी साहब, एक और इशू सानहा सवात, जिस तरह से हमने अभी देखा कि अफसोसनाक वाक़या हुआ सवात में, लोग बेरहम दरिया की मौजों की नज़र हो गए, पानी पर बहुत बड़ी जंग के खतरात मंडला रहे हैं। और दूसरी जानिब पानी जिस तरह से आता है हम उसको स्टोर नहीं कर पाते, बजाय हम उसको उसके अमली इकदाम करें, उसकी हिफाजती इकदाम करें, पानी को रोकने के इकदाम करें, वो बज़ाहिर कभी देखते नहीं हैं। तो क्या समझते हैं, इस पानी को स्टोर करना कितना ज़रूरी है, इसके फ़ायदे लेना कितना ज़रूरी है? देखिए, एक बात हमें समझना होगी कि तमाम तर पानी जो पाकिस्तान के दरियाओं के सिस्टम्स में आता है, उसको रोक लेना या उसको डैम्स में भर लेना कोई मसले का हल नहीं है। दरियाओं की कुदरती गुजरगाहों में से पानी को गुजरने देना बायोडाइवर्सिटी के लिए और वहाँ की माइक्रो क्लाइमेट के लिए जहाँ बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ दरियाओं के किनारों पर रहने वाली तमाम तर आबादियों के लिए और उन आबादियों के लिए ज़ेर ज़मीन के पानी के रिजर्वायर्स फ्राहम करने के लिए दरियाओं के बहाव को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ अमूमन ये रुझान देखा गया है कि जब भी पाकिस्तान में सैलाब आते हैं, चाहे वो फ्लैश फ्लड्स हों या वो वाटर रिटेंशन हो जाए, पानी कहीं खड़ा हो जाए कुछ मैदानी इलाकों में, तो हर तरफ से आवाज़ें बुलंद होती हैं कि जी डैम्स कम हैं और डैम्स बनाएं तो पानी को रोक कर इसके लिए मुफीद इस्तेमाल जो है वो सोचा जा सकता है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। पाकिस्तान में दरियाए सिंध और उसके मुआविन दरिया, क्योंकि बुनियादी मरकज़ी दरिया अगर पाकिस्तान का कोई एक है तो वो दरियाए सिंध है, और उसके मुआविन दरिया जो चाहे वो मशरकी हैं या वो मगरबी दरिया हैं, जैसे दरियाए काबुल है या दरियाए गुमल है या दरियाए कुरम है, वो तमाम दरिया कहीं ना कहीं आकर इसमें शामिल होते हैं। तो अभी तो ये बात काफ़ी हद तक मौसर है और दुरुस्त है कि जितनी कैपेसिटी पाकिस्तान में डैम्स बनाने की और दरियाओं के पानी को रोक कर न सिर्फ इंसानी ज़रूरियात के लिए और ज़राअत के लिए इस्तेमाल करने की है, बल्कि इससे तमाम साल दरियाओं के नशेबी इलाकों में पानी का बेयर मिनिमम बहाव भी यकीनी बनाया जा सकता है। बहाव भी यकीनी बनाया जा सकता है। माहिर आबी अमूर वकार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम तरह पर उन्होंने अपनी राय दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं, उन्होंने अपनी तमाम तरह सूरत हाल पर राय दी। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इजाज़त दीजिए, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।